बड़े युद्ध का खतरा बनता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच जो सबसे बड़ी घटना पिछले 24 घंटे में हुई वो एक गजा में हॉस्पिटल में एक रॉकेट से हमला हुआ। उसमें बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। कोई 500 कहता है, कोई इससे ज़्यादा संख्या कहता है। कुछ लोग इस संख्या में भी शक करते हैं, लेकिन जो भी है बड़ी तादाद में आम नागरिकों की मृत्यु हुई है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। इजराइल और हमास के बीच ही नहीं, अब आसपास के जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ तक ये बात फैल चुकी है और अब खुल के विरोध हो रहा है और पूरी दुनिया दो हिस्सों में साफ तौर पे बंटती हुई दिख रही है। बाइडेन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो इजराइल में है और वो इजराइल में इसलिए आए थे कि इस मामले को उम्मीद थी कि शांत होगा, बातचीत होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनकी सिर्फ इजरायली प्राइम मिनिस्टर से बातचीत होगी और किसी से बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि खबरें ये है कि जॉर्डन ने मना कर दिया है कि वो उनको होस्ट नहीं करेगा क्योंकि तनाव काफ़ी बढ़ गया है। क्या 2-3 और डेवलपमेंट हुई। एक तो ये हॉस्पिटल में जो रॉकेट गिरा, इससे बहुत सारे लोग मरे। बाइडेन की और किसी से मुलाकात होने की कोई उम्मीद संभावना नहीं है। दूसरा, ईरान की तरफ से बयान दिया गया है कि OIC देशों को कि वो इजराइल का बहिष्कार करें, उसके साथ व्यापारिक संबंध तोड़ें और अपने अपने देशों में जो उनके राजदूत हैं उनको बाहर निकालें और उनको तेल देना भी बंद करें। ये एक तरीके से एक बड़ी लड़ाई के संकेत के तौर पे देख सकते हैं इससे, क्योंकि इससे और ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। थोड़ी देर पहले एक और बयान आया फ्रांस की ओर से, जो वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि इस्लामिक आतंकवाद पूरे यूरोपीय देशों के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। आप केवल स्टेटमेंट्स को सुनिएगा, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। बाइडेन ने भी अपनी एक बात रखी जब वो नेतन्याहू से मिले, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से। वो सुनिए, फिर इस बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I've had my great Secretary of State here. He's been here for a lot, but I wanted to personally come and make that clear. Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs, as you know. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. But there's a lot of people out there not sure. So we've got to overcome a lot of things. तो बाइडेन ने, आपने सुना होगा हिंदी की तर्जुमा उसका साथ के साथ चल रहा था कि इजराइल को उन्होंने क्लीन चिट दी कि जो हॉस्पिटल के ऊपर ये हमला हुआ था इसमें इजराइल का हाथ नहीं है और वो इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और उसको अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। और हमास ISIS से भी बदतर है। ये जो तस्वीर पूरी बन रही है ये और गंभीर बनाती है कि अभी 5 मिनट पहले जब हम शो शुरू कर रहे हैं, बातचीत शुरू कर रहे हैं, बाइडेन के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट आया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आई हैव कम टू इजराइल विद अ सिंपल मैसेज, यू आर नॉट एलोन। As long as the United States stands and we stand forever, you will not be alone. यानी इजराइल के साथ वो पूरी मजबूती के साथ अंतिम समय तक खड़े रहेंगे और इजराइल अपने आप को अकेला न समझे। तो जो तनाव था वो अब बिल्कुल क्लियर वाटर टाइट कंपार्टमेंट में दो हिस्सों में दिख रहा है। एक तरफ उस इलाके के सारे देश हैं और एक तरफ इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देश है। बहुत खतरनाक स्थिति है और इस बात को बहुत गंभीरता से वर्ल्ड कम्युनिटी को लेना चाहिए कि वार जो है स्केलेट हो रहा है और ये कोई भी रूप ले सकता है, बहुत विभत्स रूप ले सकता है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रोकने के प्रयास अभी तक मुझे किसी की देश की तरफ से, किसी ग्रुप की तरफ से, किसी एजेंसी की तरफ से नहीं दिखे कि जिसका बयान आए। सिर्फ बयान इस बात के आ रहे हैं कि आप अपने स्ट्रेटजिक हमले हमास के इलाके तक सीमित रखें, सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सिविल सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए और अगर कोई वहाँ से निकलना चाहता तो उसको सेफ पैसेज मिलना चाहिए। ये इन बयानों के अलावा कोई बातचीत का रास्ता अब तक निकला नहीं है। तो मामला काफ़ी सीरियस है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं, पूर्व डिप्लोमेट पिनाक चक्रवर्ती जी हैं
वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक जी हमारे साथ हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह भी जुड़ेंगे। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। नरेश कौशिक जी, चूंकि आप विदेश में रहते हैं, उसी इलाके में रहते हैं, ये जो पूरा मामला है काफ़ी गंभीर दिख रहा है कि बाइडेन साहब आए तो थे, यहाँ की बातचीत होगा, कुछ संभावनाएं बनेंगी कि ये रुकेगा, जॉर्डन यहाँ जाएंगे बातचीत, लेकिन अब लग रहा है कि वो सिर्फ इजराइल नेतन्याहू से मिलकर बैरंग वापस चले जाएंगे। और जो अभी 5 मिनट पहले का मैंने ट्वीट पढ़ के सुनाया है, क्या मतलब निकलता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और मैं यहाँ लंदन में हूँ, जो कि मिडिल ईस्ट से, इजराइल और गाजा से दूर है काफी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं बहुत नजदीक से इसको फॉलो कर रहा हूँ। और जब हम बात कर रहे हैं उस समय ये बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और वो एक स्टेटमेंट उससे पहले उन्होंने जो दिया है उसमें फिर उसी बात को उन्होंने दोहराया है कि हम इजराइल के साथ हैं, पूरी तरह से खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि इजराइल के साथ हम बिल्कुल हैं, और हम जो है कांग्रेस से हम मांग कर रहे हैं, यूएस कांग्रेस से, अमेरिकन कांग्रेस से, कि वो बहुत बड़ा पैकेज जो का ऐलान करे और उसकी स्वीकृति दे इजराइल की मदद के लिए। इस समय इजराइल को बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो भी इजराइल को जरूरत होगी वो अमेरिका देगा। इसके अलावा उन्होंने फिलिस्तीनियों के बारे में ये कहा कि देखिए, ये जो कल का जो हमला है, कल का जो बम विस्फोट है, वो तो बहुत भयानक है। और आज सुबह उन्होंने ये कहा था कि ये पहले संकेत ये हैं कि इसके लिए इजराइल नहीं, कोई फिलिस्तीनी ग्रुप ही शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी शामिल है। उनका इशारा इसी तरफ था कि इजराइल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि बहुत सारे लोग, खासकर अरब दुनिया में मानते हैं कि वही जिम्मेदार है। ये जो बाइडेन की जो ये यात्रा है, ये इससे पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन यहाँ आए थे, और वो अरब देशों के दौरे पर गए थे। इजराइल भी गए, दो बार वो इजराइल आए, लेकिन उससे कुछ बात बनी नहीं। वो कतर भी गए, जहां पर ये लगता था कि वो जो 200 के करीब जो इजराइल में जो बंधक बनाए गए हैं हमास के आतंकवादियों द्वारा, उनको वो अपने साथ बंधक बना के ले गए थे। उनको छुड़ाने के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किया। और कतर में क्योंकि हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो उन्होंने कोशिश की थी कतर के माध्यम से कि उनको उसमें कुछ सफलता मिले, लेकिन लगता नहीं है कोई सफलता मिली। तो इसमें इजराइल जो की यात्रा इस समय, जबकि पूरी तरह से एक वहां युद्ध का वातावरण है, और युद्ध अब इजराइल के हिसाब से तो शुरू हो गया है, तो एक जो है वो रणभूमि में जो है बाइडेन पहुंचे हैं, ये बहुत ही असाधारण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं जाते, और ऐसे तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर, वो भी रण क्षेत्र में तो कभी नहीं जाते। इससे ही पता चलता है कि वो इसको कितना गंभीरता से लेते हैं। और उनको ये लगता था कि वो पहले इजराइल जाएंगे, उसके बाद वो अम्मान में अरब देशों के नेताओं से मिलेंगे, फिलिस्तीनी जो है अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष से मिलेंगे। लेकिन कल के इस धमाके ने सब उस पर पानी फेर दिया। तो इससे बुरा समय इजराइल की विजिट का, इस क्षेत्र की विजिट का हो ही नहीं सकता था बाइडेन के लिए। तो इस समय मैं समझता हूं कि अमेरिकी कूटनीति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो क्या करे। वो तो चाहता था कि ये दुनिया ये कहे कि हम जो हैं एक तरफ नहीं खड़े हैं, हम तो अरबों के साथ भी हैं, हम दोनों तरफ बात कर रहे हैं, हम संतुलित हैं। लेकिन इस समय आज तो वो सिर्फ वो इजराइल की ही बात मुख्यतः कर रहे हैं। जी नरेश जी, एक सवाल और थ्रेडबेयर पे हम देखते। आपने बहुत सही कहा कि बाइडेन या अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के नहीं जाते। उनका इंटेल बहुत स्ट्रांग होता है, और वो उस इलाके में गए जहां युद्ध चल रहा है। क्या मकसद था उनका आने का? और जो ये हमला हुआ जिसकी वजह से पूरी बातचीत डिरेल होती हुई दिख रही, बातचीत तो पता नहीं होती कि नहीं होती, मकसद तो आप ही बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी हो सकता था वो डिरेल होता हुआ दिख रहा है। क्या ये इनको अंदेशा नहीं था? ये तो बहुत ही हम लोग कॉमन सेंस के लिए सोचते थे कि अगर कोई, मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं और वहां कोई ऐसा हादसा हो जाए तो इसका क्या मैसेज लेके जाएंगे वो। एग्जैक्टली वही हो ही गया। देखिए, आशंका सही थी। देखिए, आशंका हो सकती है, क्योंकि जब युद्ध के क्षेत्र में आप जा रहे हैं, रण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो इस तरह की संभावना तो
होगी ही, लेकिन अभी ये हमें पता नहीं है कि ये हमला किसने किया। अरब वर्ल्ड तो यही मानता है और बहुत सारे दुनिया के लोग ये मानते हैं कि इजराइल ने किया है, लेकिन इजराइल तो इससे इनकार करता है और इजराइल के पक्ष बाइडन स्वीकार करते हुए दिखते हैं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो भी युद्ध में, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर, तो जो सच क्या है ये हमें पता नहीं है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। लेकिन सच बात जो ये तो, इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता कि सैकड़ों की तादाद में लोग मरे हैं और वो बहुत भयानक हमला था, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार है। तो ये जो है इस हमले की आशंका, जैसा कि आपने पूछा, ये इस बड़े हमले की आशंका लेकर वो नहीं आए थे। उनको लगता था कि इस तरह की कुछ घटना हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा होगा, इससे भी जो है कुछ लोगों को ये सवाल उठाना होगा कि क्या ये बाइडन की यात्रा को प्रभावित करने के लिए क्या ये बम विस्फोट किया गया जिसमें इतने बड़े संख्या में लोग मरे। तो लेकिन ये हम कह नहीं सकते, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि ये, क्योंकि इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा तो इजराइल को नहीं हो रहा, इसमें इसका फायदा अमेरिका की कूटनीति को नहीं हो रहा, इसका फायदा तो दूसरे पक्ष को ही होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड की ही नहीं पूरी दुनिया की सहानुभूति इस समय फिलिस्तीनी लोगों के साथ है, जो कि गाजा में इस समय बुरी हालत में है। कमर साहब, ये